हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। और यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह जीएस के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे राजनीति का अपराधीकरण टॉपिक। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, और यह इसीलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में तुरंत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हुए हैं और चुनाव के जो 2 चरण में मतदान की प्रक्रिया थी वह मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो इस दृष्टिकोण से भी राजनीति का अपराधीकरण काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित एक मॉडल आंसर को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा सिंपल टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राजनीति का अपराधीकरण। तो हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं और फिर इसका मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। विगत कुछ वर्षों में राजनीति का अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। आप विगत कुछ वर्षों से आप प्रीवियस आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव को जीतने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो यह विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, हर एक राजनीतिक दल के अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों, उम्मीदवारों आदि की संख्या में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। राजनीति के अपराधीकरण के कारण एवं लोकतंत्र पर इसके प्रभाव को बताएं। आपको यह बताना है कि आखिर राजनीति के अपराधीकरण के क्या कारण हैं, राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों को क्यों बढ़ोतरी की जा रही है, क्यों उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है, इसके क्या कारण हैं एवं लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी स्पष्ट करें। यानी कि राजनीति के अपराधीकरण को दूर करने से संबंधित, राजनीति में अपराधीकरण को कम करने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलों को संदर्भित किया गया है उसे भी यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न 3-4 डायमेंशन में पूछा गया है। स्वाभाविक सी बात है कि आपको इन्हीं जो कीवर्ड है, कारण, लोकतंत्र पर प्रभाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, इन्हीं सारे मुद्दों के इर्द गिर्द आपको मॉडल आंसर को भी लिखना है। तो आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। चूंकि सवाल राजनीति का अपराधीकरण से संबंधित है तो हम लोग इसकी डिफिनीशन को देखेंगे। राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ है राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी। सिंपल सा सेंटेंस है, आपको यहाँ से इसी वर्ड से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा। राजनीति का अपराधीकरण, तो राजनीति का अपराधीकरण किस प्रकार से होगा, तो राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों, नेताओं की बढ़ती भागीदारी राजनीति के अपराधीकरण के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ जाती है। यह नीति निर्माण के साथ साथ लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो राजनीति का अपराधीकरण क्या है, तो चुनावी प्रक्रिया में या फिर राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की भागीदारी राजनीति के अपराधीकरण के नाम से जाना जाता है। अगर विगत कुछ वर्षों में राजनीति का अपराधीकरण में वृद्धि हुई है तो इसे हम लोग रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से विगत कुछ वर्षों के अंतर्गत भारतीय राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण। तो एडीआर सबसे महत्वपूर्ण, अगर रिलायबल डेटा जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जिसको आपको आंसर राइटिंग के दौरान समावेश करना होगा वह है एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुआ, 18वीं लोकसभा में चुनकर आए 543 सांसदों में से 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। यानी कि लगभग 50%, लगभग आधे ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में आए हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। और देखिए किस प्रकार से इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है। 2009 ईस्वी के चुनाव के पश्चात 30% उम्मीदवार जो थे वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चुनकर आए थे।
2014 ईस्वी में यह संख्या बढ़कर हो गई है 34%, 2019 में यह संख्या बढ़कर हो गई है 40% और आज वर्तमान समय में यह संख्या बढ़कर हो गई है 46%। यानी कि पिछले हमने 4 लोकसभा चुनाव का ट्रेंड हमने यहाँ पर डिस्कस किया एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार। यह एडीआर की रिपोर्ट यह प्रदर्शित करता है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान प्रीवियस 4 लोकसभा चुनाव यानी कि लगभग आपके पास 2009 ईस्वी के चुनाव से लेकर 2024 का चुनाव, पिछले 4 लोकसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की, राजनेताओं की, जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और 18वीं लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो 543 में से 46% उम्मीदवार, 543 लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543, उनमें से लगभग आधे उम्मीदवार 46% उम्मीदवार जो हैं जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है। बिहार से निर्वाचित कुल सांसदों में से 53% जो सांसद हैं वे दागी हैं, यानी कि औसत से अधिक, औसत जो 46% है, लेकिन आप बिहार में देखेंगे तो कुल सांसद, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 40, लेकिन 40 जो सांसद निर्वाचित हुए बिहार से 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान, इनमें से 53% सांसद ऐसे चुने गए हैं, 53% जनप्रतिनिधि ऐसे चुने गए हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जिनकी छवि जो है वह दागदार है। तो यह एडीआर की रिपोर्ट के माध्यम से हमें यह स्पष्ट समझने को मिल रहा है। पुराने ट्रेंड को अगर हम देखें तो पूरी तरीके से यह क्लियर डेटा है कि किस प्रकार से प्रीवियस कुछ ईयर के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या में, नेताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। और यही राजनेता लोग जो हैं वह संसद, पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठकर हम सभी के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह एडीआर की रिपोर्ट के माध्यम से हमने यहाँ पर समझा। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि राजनीति के अपराधीकरण में वृद्धि के कारण। तो हम लोग राजनीति के अपराधीकरण के वृद्धि के कारण को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को ही क्यों टिकट दिया जा रहा है, उनकी संख्या में क्यों वृद्धि देखने को मिल रही है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ इसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी अभ्यर्थियों के लिए है। बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैच को तैयार किया गया है और उस बैच का नाम रखा गया है विपाड एक्सप्रेस। यहाँ पर विपाड एक्सप्रेस की अगर विशेषता देखें तो इसके अंतर्गत 150 से 200 जीएस के प्रश्नों का मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे और यूट्यूब पर जिस प्रकार से मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है उसी प्रकार से मॉडल आंसर का नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 150 से 200 जीएस के प्रश्न शामिल होंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आईआर, करेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, सारे करेंट अफेयर, जीएस के सारे टॉपिक इसमें शामिल होंगे डीआई को छोड़कर। इसके अलावा लगभग 40 के आसपास इंपॉर्टेंट एसे होंगे और प्रत्येक एसे जो होगा 6 से 7 पेज में हैंड रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा और जीएस का भी मॉडल आंसर इसी रूप में होगा जैसे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल आर्टिकल का नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण डाटा कलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और प्रीवियस 1 से 1.5 साल का विभिन्न मैगजीन्स का जो मॉडल आंसर फॉर्मेट में उसे भी प्रश्न को शामिल किया जाएगा। करेंट अफेयर प्रीवियस 1 साल 1.5 साल का पूरा इसमें कवर किया जाएगा, इसका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसका फ़ी रखा गया है 1199 रुपया, इसका फ़ी रखा गया है। ठीक है, अगर आप लोग पेड बैच जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोई क्वेरी हो तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेरी को आप लोग पूछ सकते हैं। या फिर इसका चार्ज रखा गया 1199 रुपया जीएस और एसए, इसमें पूरा मतलब विपाड एक्सप्रेस पूरा बैच जीएस एसए सारा इसमें शामिल है। ठीक है, और अगर आप लोग डायरेक्ट पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो दोनों नंबर जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। दो में से किसी भी नंबर पर 1199 रुपये का आप लोग पेमेंट करके, और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दे किसी भी नंबर पे, आपको पेड ग्रुप में का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और प्रीवियस जितने कंटेंट मॉडल आंसर अभी भेजे गए हैं प्रीवियस 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद जो भी मॉडल आंसर नया प्रोवाइड किया गया है वो सारे मॉडल आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अभी हमने इंडियन पॉलिटी, लगभग इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया है और करेंट अफेयर में भी देखा जाए तो लगभग 20-25 टॉपिक करेंट अफेयर का नोट्स प्रोवाइड किया जा चुका है।
लगभग 60-70% जो है ज्योग्राफी इकोनॉमी का भी सेक्शन का नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है। इसमें कुछ बिहार स्पेशल का भी सेक्शन शामिल किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे पुराने सारे नोट्स जो हैं अभी जो प्रोवाइड किया गया है 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी धीरे धीरे सारे मॉडल आंसर यहाँ पर आपको मिलता रहेगा और जो भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है उसका मॉडल आंसर भी इसी बीपार्ड एक्सप्रेस बैच के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। इससे संबंधित क्वेरी के लिए आप लोग 2 में से किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न पर। हमने एडीआर की रिपोर्ट के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से एडीआर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो आखिर इसके क्या कारण है, इसके कारण को समझेंगे और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कारण के रूप में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट है वोट बैंक की राजनीति। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अक्सर वोट हासिल करने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं। ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर खास उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं। तो वोट बैंक की राजनीति एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का। आप देखेंगे कि विभिन्न जाति वर्ग से संबंधित कई सारे ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं जिसके लिए बाहुबली टर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाहुबली टर्म का प्रयोग किया जाता है। इनको चुनाव में टिकट दिए जाते हैं चूंकि ये जिताऊ उम्मीदवार होते हैं और इनका प्रभाव होता है अपने इलाके पे, अपने जाति पे अच्छी पकड़ होती है और उस जाति के लोग भी सोचते हैं कि इस तरह के लोग हमारे जो जाति को प्रोटेक्ट करें वे विधानसभा और संसद में चुनकर जाएं। अभी हाल ही में आप मोकामा का एग्जाम्पल ले लीजिए। मोकामा विधानसभा चुनाव में दोनों महत्वपूर्ण जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, इन दोनों गठबंधन महागठबंधन आप कह सकते हैं। तो इन दोनों गठबंधन के अंतर्गत आप देखेंगे तो मोकामा विधानसभा सीट से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जिसे टर्म के रूप में बाहुबली शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वे वास्तव में आपराधिक तत्व वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो इनको टिकट दिया गया। एनडीए गठबंधन से आप देखेंगे एक, ये सब लिखना नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं। एनडीए गठबंधन की तरफ से आप देखेंगे तो अनंत सिन्हा को टिकट दिया गया है और महागठबंधन की तरफ से देखेंगे तो ये भी एक सूरजभान सिंह है, आपराधिक पृष्ठभूमि इनकी भी छवि रही है, दोनों की, अनंत सिंह की भी और महागठबंधन में सूरजभान उनकी पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जनता के सामने विकल्प नहीं है। दोनों गठबंधन की यह इच्छा है कि इस तरह के लोग, चूंकि जिताऊ उम्मीदवार होते हैं, माना जाता है कि जो बाहुबली लोग होते हैं और जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मत को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और ये जिताऊ उम्मीदवार होते हैं और जिताऊ उम्मीदवार के कारण ही कई सारे सीट पे आप देखेंगे तो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा इनको टिकट दिया जाता है। और बिहार विधानसभा चुनाव में कई सारे सीट पे आप ऐसे देखेंगे, एक हमने मोकामा विधानसभा का हमने देख लिया, नवादा डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, नवादा में भी कई सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर इस तरह के लोगों को टिकट दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर सारण में आप देख लीजिए। ठीक है, तो कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं। तो आप जब इसके बारे में समझेंगे कि आखिर इनको टिकट क्यों दिया जाता है तो वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण होता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों को यह पता होता है कि यह भले ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाला, आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है लेकिन उसके पीछे एक जनता का बल होता है। वे राजनीतिक दल जानते हैं कि ये अपने इलाके में इनका एक प्रभाव होता है और ये अपने चुनाव को जीतने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सहारा लेते हैं। वे जानते हैं कि खास इलाके पर, खास जाति के लोग, खास वर्ग के लोगों पर इसका काफी प्रभाव होता है और इसीलिए वोट बैंक की राजनीति के कारण इस प्रकार का आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पहला हो गया वोट बैंक की राजनीति। दूसरा हो गया विजयी होने की संभावना वाले उम्मीदवार। अभी हमने बताया ना, कई सारे राजनीतिक दलों को ये लगता है कि आम जनता को, आम कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाएगा तो वह चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन अगर इस प्रकार के लोगों को टिकट दिया जाता है तो ये अपने प्रभाव वाले होते हैं और ये विजयी उम्मीदवार, प्रायः जिताऊ उम्मीदवार इन्हें माना जाता है। दर्जनों ऐसे उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव की लिस्ट में आपको देख जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा जो टिकट दिया गया है उसका आप अध्ययन करेंगे, आरजेडी हो,
बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, अब किसी भी व्यक्ति का, एलजेपी आर रामविलास पार्टी, ठीक है, कई सारे अब विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट का आप उठाकर देख लीजिएगा तो इस तरह के लोगों की संख्या उसमें काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। और जब इस तरह के टिकट का बंटवारा किया जाता है तो न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। उन आंकड़ों पर आपको गौर करना चाहिए, उन आंकड़ों को आप देखिए तो उनमें विजयी, चूंकि उनमें जिताऊ उम्मीदवार की क्षमता होती है, विजयी होने की उनकी संभावना अधिक होती है और इसीलिए राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें पसंद किया जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है। एडीआर का रिपोर्ट एक यहाँ पर देखिए। एडीआर के 2024 के आंकड़ों के अनुसार आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर 15.3% थी, जबकि सामान्य उम्मीदवारों की सफलता दर सिर्फ 4.4%। यानी कि आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को जितना टिकट दिया गया उनमें से 15% उम्मीदवार जीत गए, लेकिन सामान्य उम्मीदवार सिर्फ 4-4.5% जीते कुल टिकट की संख्या के दृष्टिकोण से। तो आप इसी से समझ सकते हैं, चूंकि आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार होते हैं, इसीलिए राजनीतिक दल का क्या काम होता है, वे एनी हाउ, साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का प्रयोग करके वे सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता को हथियाना, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए कोई गांधी जी का कॉन्सेप्ट है ना कि जो साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कोई मायने नहीं रखता कि हम चुनाव किस प्रकार से जीत रहे हैं। उनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि हमें चुनाव जीतना है, चाहे इसके लिए हमें साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, राजनीति में शुचिता, नैतिकता से उनको क्या मतलब है, उनको सिर्फ सत्ता की प्राप्ति से मतलब होता है। विभिन्न राजनीतिक दल की यही कहानी है और ये टिकट बंटवारे के समय बिल्कुल ये ध्यान में नहीं रखते कि किस प्रकार के लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो उम्मीदवार है वह जिताऊ है या नहीं। ठीक है, तो यह भी एक कारण है कि जिताऊ उम्मीदवार होने के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर एक ही सीट पर एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग को हराने के लिए दूसरे दल के द्वारा भी उसी तरह के लोगों को टिकट दिया जाता है तो जनता के बीच चॉइस क्या रहेगा, कोई चॉइस नहीं है। उन्हीं दो में से किसी एक लोग को चुनना पड़ेगा और कोई भी चुना जाएगा वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाला ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक जो अपराधीकरण है राजनीति का, उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट है चुनावों की उच्च लागत। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चुनाव अभियानों के वित्त पोषण के लिए उम्मीदवार और दल अक्सर काले धन और माफिया से प्राप्त धन पर निर्भर होते हैं और हर किसी को पता है कि चुनाव जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। आजकल लोकतंत्र में आप देखेंगे कि पैसा, अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना भी चाहे तो वह चुनाव जीत नहीं सकता। चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने में अंतर है। चुनाव जीतने के लिए अथाह पैसे बर्बाद किए जाते हैं, इसमें काले धन का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाता है और इसीलिए आप देखेंगे चूंकि जो इस तरह के लोग होते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं, उनके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अवैध तरीके से उनकी काली कमाई होती है, काला धन उनके पास होता है और वे पैसा खर्च करने में सक्षम होते हैं। तो चुनावों की बढ़ती लागत, चुनाव लड़ने की जो बढ़ती लागत है वह भी इस प्रकार के तत्वों को बढ़ावा देने में सहायक है। धीमी न्याय व्यवस्था, सांसदों विधायकों की कम दोष सिद्धि दर तथा मुकदमों में विलंब प्रक्रिया राजनीति के अपराधीकरण का एक मुख्य कारण है। अगला है पहचान की राजनीति। यह भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहचान की राजनीति, भारतीय समाज जाति, धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर गहराई से विभाजित है। अपराधी इन विभाजनों का लाभ उठाकर चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तथा खुद को अपने विशेष समूह के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। आप विभिन्न जाति के लोगों को उठाकर देख लीजिए, कई सारे ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग आज बिहार की राजनीति को, चूंकि आप लोग बिहार से संबंधित हैं, बिहार से संबंधित बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग बिहार की राजनीति अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इसे आप उठाकर देख लीजिए। विभिन्न जाति के लोग होंगे, उनमें आपको आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों में बाहुबली की छवि लोगों को दिखती है। किसी भी कास्ट का आप एग्जाम्पल उठाकर देख लेंगे, हर कास्ट के अंतर्गत इस प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। और ये चूंकि जब मतदाता वोट करते हैं तो उस जाति के लोग यह सोचकर वोट करते हैं कि यह हमारा रक्षक के रूप में कार्य करेगा और इसको भेजना हमारी एक अस्मिता से, हमारी एक अस्मिता की पहचान से जुड़ी होती है, इसीलिए हमें इसे चुनकर विधानसभा और संसद में भेजना होगा। तो पहचान की राजनीति भी इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एक और कारण है सामाजिक आर्थिक असमानता। आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के अंतर्गत हम यहाँ पर लिमिटेशन था, इसीलिए मैं ज़्यादा पॉइंट को मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाया। असमानता, जैसे क्या होता है कि
जब सामाजिक आर्थिक असमानता होती है तो गरीब लोग जो होते हैं कुछ पैसे के कारण, कुछ पैसे के लालच में अपने वोट को होता है वो बेच देते हैं, कुछ पैसा प्राप्त करके खास उम्मीदवार के पक्ष में वह वोटिंग करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, गरीबी अमीरी असमानता वगैरह जो है, और चूंकि गरीबों ये इस टाइप के जो लोग होंगे वे गरीबों को काफ़ी मदद करते हैं, भले वे अवैध तरीके से धन उनकी कमाई होती है, काली कमाई उनके पास होती है, वित्तीय स्रोत जो होते हैं अवैध तरीके से वे प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे कि उनकी एक विशेषता यह होती है कि गरीब लोगों की सेवा करेंगे, जगह जगह भंडारा पंडाल वे लगाते चलेंगे। इससे क्या होता है कि गरीब लोग उसके पक्ष में लामबंद होते हैं, और इसीलिए सामाजिक आर्थिक असमानता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो राजनीति के अपराधीकरण के कई सारे कारण हैं। भारतीय लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? पहला प्रभाव है अपराधियों के राजनीति में प्रवेश से लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता घटती है और जनता का विश्वास कम होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह के लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे तो जनता का विश्वास राजनीति से उठता चला जाएगा। योग्य, शिक्षित एवं ईमानदार व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश कठिन हो जाता है, क्योंकि अपराधी उम्मीदवार धन और ताकत के बल पर जीत हासिल कर लेते हैं। हमने अभी बताया ना कि सामान्य जो कार्यकर्ता, सामान्य लोग हैं, वह चुनाव भी आज जीतने के लिए सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो चूंकि उनको पता है कि अगर सामने वाला अपराधी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है तो वह पूरी ताकत झोंक देगा चुनाव जीतने के लिए, जितना धन है, काली कमाई है, वह सारा झोंक देगा चुनाव को जीतने के लिए, और ताकत के बल पर और धन के बल पर अपराधी तत्व उम्मीदवार जो हैं वह चुनाव को जीत लेंगे। अब इसके कारण क्या होगा, योग्य, शिक्षित और ईमानदार व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश जो है वह कठिन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, चुनाव में धमकी, बूथ कैप्चरिंग और हिंसात्मक घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित होती है। हाल ही में आप देख लीजिए मोकामा विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से गोलीबारी की घटना हुई है। तो इससे क्या होता है, चूंकि आमने सामने जो दोनों लोग हैं उसी प्रकार के दोनों लोग हैं, चुनाव जीतने के लिए इन प्रकार सारे तत्वों का वो लोग प्रयोग कर रहे थे, और इसके कारण मोकामा में गोलीबारी की घटना हुई और एक व्यक्ति की डेथ भी हुई। तो चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग और हिंसात्मक घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपराधियों और राजनेताओं के गठजोड़ से राज्य सत्ता का इस्तेमाल अपराध को बढ़ावा देने और बचाव करने के लिए किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसे लोग चुनाव में जीतकर विधानसभा और संसद के सदन में अंदर बैठेंगे तो उनका मेन फोकस यह होगा कि हमारी जो आपराधिक कमाई है वह छिपकर किसी प्रकार से उसका बचाव किया जाए। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे पूरी मशीनरी, पूरी राज्य सत्ता का इस्तेमाल अपराध को बढ़ावा देने और बचाव करने के लिए किया जाता है। इससे नीति निर्माण भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, नीति निर्माण प्रक्रिया भी। स्वाभाविक सी बात है, मान लेते हैं कि कोई सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के अंतर्गत मान लेते हैं 2-3 इस टाइप के लोग जो है जीतकर चले आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वे हमेशा दबाव बनाते रहेंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन हर किसी पर वो दबाव, विभिन्न अधिकारी, सब पर दबाव बनाएंगे कि हमारी जो इस तरह के काम है वह उस पर किसी तरह से कोई राज्य की नज़र उस पर ना पड़े। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, नीति निर्माण प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। और इस तरह के लोग किस प्रकार से हम सभी के लिए नीति निर्माण करेंगे, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो इससे नीति निर्माण की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी और जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता, क्वालिटी भी प्रभावित होगी, और संसद और विधानसभा की गुणवत्ता में भी ह्रास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजनीति का अपराधीकरण के कारण और भारतीय लोकतंत्र का प्रभाव यहाँ पे स्पष्ट हुआ। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, भारत सरकार बनाम एडीआर 2002 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। यानी कि 2002 में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार हो, अगर वह चुनाव लड़ रहा है तो उसके अपने आपराधिक जो पृष्ठभूमि जो उसकी है उसे घोषणा करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जब वह घोषणा करेगा
तो आम जनता उसके बारे में जानेंगे, जगह जगह चर्चा होगी, टीवी डिबेट का हिस्सा बनेगा, किस तरह के लोग चुनाव में लड़ रहे हैं। इस राजनीतिक दल ने आरजेडी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, जनता दल यूनाइटेड ने, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किस प्रकार से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया है, इस पर टीवी डिबेट होगा, आम जनता के बीच चर्चा होगी और आम जनता इस पर विचार विमर्श करेगा। तो इसीलिए एडीआर, भारत सरकार बनाम एडीआर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा हो उसके अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी पड़ेगी, आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी पड़ेगी और वित्तीय पृष्ठभूमि की उसे घोषणा करनी पड़ेगी। अगला वाद है रमेश दलाल बनाम भारत संघ 2005। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि दोषी ठहराए जाने पर मौजूदा सांसद या विधायक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष या अधिक की कारावास की सजा दी जाएगी। अगला काफी महत्वपूर्ण है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। और यह भी काफी महत्वपूर्ण है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपने वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर राजनीतिक दल के नेताओं को समाचार पत्र में एडवर्टीजमेंट के जरिए यह बताना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। विभिन्न वेबसाइट पे बताने का निर्देश दिया है कि आप वेबसाइट पे डालिए, आप अपने वेबसाइट पे डालिए कि आपके किस उम्मीदवार के खिलाफ कौन कौन से आपराधिक रिकॉर्ड, किस थाने में, कौन से उनका संख्या, किस न्यायालय में वह लंबित है। सारे रिकॉर्ड अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसे प्रकाशित किया जाए ताकि आम जनता इसके बारे में जान सके, इससे रूबरू हो सके। और चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वह एक ऐसी एकीकृत ढांचा का विकास करे जहां पर इन सारी चीजों को उपलब्ध कराया जाए और आम जनता के बीच इसे प्रसारित किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ईसीआई के द्वारा भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जिस प्रकार के उम्मीदवार को टिकट दिए जा रहे हैं उससे अधिक से अधिक प्रसार करके जनता के बीच पहुंचाया जाए ताकि जनता आपस में विचार विमर्श और निर्णय करके किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, उससे पहले इन सारे प्रवृत्ति के लोगों की उसके बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से जो प्रश्न का मॉडल आंसर का जो सारा सेक्शन था यहीं पे समाप्त होता है। राजनीति का प्राधिकरण के कारण लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राजनीति का प्राधिकरण को दूर करने के लिए क्या निर्णय दिया गया है। स्पष्ट है कि राजनीति का प्राधिकरण लोकतंत्र के लिए खतरा है, अतः इस संदर्भ में न्यायिक निर्णयों तथा वोहरा समिति की रिपोर्ट को निष्पक्षता के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र में पारदर्शिता और शुचिता बरकरार रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मॉडल आंसर फिनिश हुआ है। राजनीति का प्राधिकरण काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में एक शॉर्ट नोट्स इससे पूछा जा चुका है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स राजनीति का प्राधिकरण और अपराध का राजनीतिकरण, इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स को पूछा गया था और उम्मीद है कि इस बार लॉन्ग में इससे संबंधित सवाल को पूछा जाए। अगर डायरेक्टली ये सवाल नहीं पूछा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जोड़कर प्रश्न को पूछा जा सकता है और इससे संबंधित प्रश्न जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 उसका मॉडल आंसर मैं अपने जो पेड ग्रुप है विपाड एक्सप्रेस वहां पर सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसका भी पीडीएफ 1-2 दिन में पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर आप लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।